हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है लेज़र। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेज़र क्या है। लेज़र की फुल फॉर्म हो गई लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये क्या है ये मैं आपको अब समझाने वाली हूँ और मैं आपको अश्योर करती हूँ कि इस चैप्टर के बाद आपके लेज़र से रिलेटेड सारे के सारे डाउट दूर हो जाएंगे। देखिए, लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन नाम से हमें पता चल रहा है लाइट का क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है बढ़ जाना। लाइट जो है वो एम्प्लीफाई होकर आपके पास में आती है। आप सभी ने लेज़र लाइट को यूज़ लिया होगा और लेज़र लाइट की इंटेंसिटी को, उसकी जो रेड कलर की वो जो इंटेंसिटी बाहर इतनी इंटेंस होकर जो लाइट आती है लेज़र से, वो आप सबने महसूस की है, सबने देखी है। तो लाइट का एम्प्लीफिकेशन होता है, लेकिन जो न्यू टर्म है वो है स्टिम्युलेटेड इमिशन। तो ये स्टिम्युलेटेड इमिशन क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। किसका स्टिम्युलेटेड इमिशन है? ऑफ रेडिएशन। तो अब लेज़र के प्रिंसिपल को स्टार्ट करने से पहले हम शुरू करते हैं लेज़र की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र। देखिए, लेज़र की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हाईली कोहेरेंट। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैं जो भी चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ उन सब के कंप्लीट प्रॉपर नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से PDF देख सकते हैं, ठीक है, नोट्स की। तो डोंट वरी अबाउट नोट्स, फिलहाल हम पढ़ाई करते हैं। हाईली कोहेरेंट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कोहेरेंट का मतलब होता है कि दो लाइट सोर्स जो होते हैं या दो वेव जो है वो आपस में कोहेरेंट तब होती है जब उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या हो, 0। तो लेज़र लाइट जो होती है वो हाईली कोहेरेंट होती है। इसका मतलब जो वेव्स होती हैं, दो लाइट वेव्स, उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना हो जाता है, फेज डिफरेंस हो जाता है 0। तो ये जो लेज़र लाइट है वो हाईली कोहेरेंट होती है। और ये कोहेरेंट क्यों होती है पता है? ये कोहेरेंट होती है इस स्टिम्युलेटेड इमिशन की वजह से। क्या है स्टिम्युलेटेड इमिशन ये तो मैं आपको बाद में बता ही दूंगी, पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारे पास में लेज़र लाइट है वो कोहेरेंट क्यों है, तो बिकॉज ऑफ दिस स्टिम्युलेटेड इमिशन। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास में होती है हाईली मोनोक्रोमेटिक। अब मैं आपको कह रही हूँ लेज़र लाइट हाईली मोनोक्रोमेटिक है। देखिए, ऑफकोर्स सी बात है, अगर लाइट सोर्स कोहेरेंट है, या मैं कह रही हूँ लेज़र लाइट कोहेरेंट लाइट सोर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तभी पॉसिबल है जब वो किसी ऐसे लाइट सोर्स से आ रही है जो मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक मतलब डेल लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाए, 0। जब डेल लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स होता ही वो है, कोहेरेंट लाइट जो है, कोहेरेंट वेव तब हमारे पास में प्रोड्यूस होती है जब हमारे पास में एम्पलीट्यूड सेम हो, लैम्डा सेम हो और फेज डिफरेंस क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो यानी कि अगर जो लेज़र लाइट है वो हाईली कोहेरेंट होती है और साथ में हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है। इसके अलावा जो लेज़र लाइट होती है हमारे पास में वो हाईली डायरेक्शनल होती है। क्या होती है? डायरेक्शनल हमारे पास में होती है। यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, आपने लेज़र लाइट को देखा होगा, उसकी स्प्रेडिंग बहुत ही कम होती है। तो वो क्या होती है हमारे पास में, हाईली डायरेक्शनल होती है। इस तरीके से, इस तरह से फैलती नहीं है लेज़र लाइट, ठीक है। और लास्ट जो है वो ये है कि लेज़र की एक और प्रॉपर्टी है कि लेज़र लाइट जो होती है, लेज़र जो होती है वो हाईली क्या होता है हमारे पास में, इंटेंस होती है। क्या होती है? हाईली इंटेंस हमारे पास में होती है। हाईली इंटेंस का मतलब है कि इनकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही हाई होती है। और आपने देखा होगा एक स्मॉल एरिया से कितनी इंटेंस लेज़र लाइट बाहर निकल के आती है। तो ये हो गई हमारे पास में प्रॉपर्टी लेज़र की, हाईली कोहेरेंट, हाईली मोनोक्रोमेटिक, हाईली डायरेक्शनल एंड हाईली इंटेंस। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक होगा हमारे पास में जो अलग अलग फिनोमिना होते हैं जब हम लेज़र लाइट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो लेज़र लाइट प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग क्या फिनोमिना होते हैं, वो तीनों फिनोमिना हम पढ़ेंगे। और उससे हमारे पास में कुछ आइंस्टीन कोफिशिएंट डिटरमाइन होकर आएंगे और उन आइंस्टीन कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, ये सब आप आज अभी पढ़ेंगे। तो इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास में कोई मीडियम है
और इस मीडियम को हमने अगर रेडिएशन प्रोवाइड कर दी, ठीक है, कोई रेडिएशन इस मीडियम में हमने इंसिडेंट कर दी, तो यहाँ पे टोटल 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारे पास में एब्जॉर्प्शन। सबसे फर्स्ट क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। सेकंड हमारे पास में हो जाता है स्पॉन्टेनियस इमिशन, और थर्ड हो जाता है स्टिम्युलेटेड इमिशन। तो इस तरीके से टोटल में 3 फिनोमेनन यहाँ पे होते हैं। इनको 1 to 1 हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो शुरू करते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। मान लीजिए कोई एटम है और वो एटम अपनी कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? E1 एनर्जी स्टेट, या मैं कह सकती हूँ ग्राउंड स्टेट में। अगर इस एटम को कहीं से भी कोई रेडिएशन या फोटोन मिल जाए तो ये एक्साइटेड होके कौन से एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा? अपने E2 एनर्जी स्टेट, या मैं कह सकती हूँ एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। तो देखिए ये तो एटम था पहले, लेकिन जब उसे फोटोन मिला तो क्या हुआ? ये जो हमारा एटम है वो पहुंच गया है अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में एटम हमारा पहुंच चुका है। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ये तो थी ग्राउंड स्टेट और ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट। तो यानी मैं क्या कह सकती हूँ, एक हमारे पास में एटम था, उसने फोटोन को लिया, एब्सॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसने फोटोन को एब्सॉर्ब किया और एब्सॉर्ब करके वो कहाँ पहुँच गया है? अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुँच चुका है। क्लियर है? बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, देखिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगी? ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज़्यादा नंबर में एटम हमारे पास में ग्राउंड स्टेट में होंगे उस पे ही उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगी। भाई एटम ही नहीं होंगे तो एब्जॉर्ब कौन करेगा रेडिएशन को? यानी अगर मैं बात करूं, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट। N1 रिप्रेजेंट करता है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मतलब ग्राउंड स्टेट में। अब इसके अलावा किस पे डिपेंड करेगा? भाई एब्जॉर्प्शन हो कब रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है जब हम आप क्या दे रहे हैं? फोटोन दे रहे हैं। तो जितने ज़्यादा फोटोन हम इंसिडेंट करेंगे उतने ज़्यादा एटम ग्राउंड स्टेट से कहाँ पहुँचेंगे? एक्साइटेड स्टेट में। यानी किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा एब्जॉर्प्शन? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड कर रही है डेंसिटी। किस पे डिपेंड कर रही है? डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यानी जो रेडिएशन हम इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। समझ आ गया होगा आप लोगों को। मैं लिख सकती हूँ आर एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 रो, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को मैं हटा दूँ तो यहाँ पे एक कॉफिशिएंट आता है जो है B12 N1 रो। इक्वेशन नंबर 1 इसे मैं नाम दे सकती हूँ। ये B12 क्या है? ये B12 है हमारे पास में आइंस्टीन। ये है हमारे पास में आइंस्टीन कॉफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। आइंस्टीन कॉफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये हमारे पास में हो जाएगा। इसे B12 क्यों कहा? क्योंकि हमारे एटम अपनी ग्राउंड स्टेट से कहाँ पहुँच रहे हैं? एक्साइटेड स्टेट में पहुँच रहे हैं। तो ये होता है हमारे पास में फर्स्ट फिनोमिनन जो कि है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब एटम ने ग्राउंड स्टेट में फोटोन को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके वो कहाँ पहुँच गया है? अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस इमिशन। ये मैं पूरा यहाँ से हटा देती हूँ। हम यहाँ सिर्फ ये लिख लेते हैं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारे पास में हो गई आर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो गया? B12 N1 रो, इक्वेशन नंबर 1। ये भी सब मैं यहाँ से एक बार हटा देती हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड स्पॉन्टेनियस इमिशन। क्या होता है सुनिए ध्यान से। ये आपका एटम प्रेजेंट है कौन सी स्टेट के अंदर बच्चों? एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट में है? एक्साइटेड स्टेट के अंदर आपका एटम प्रेजेंट है। अब मैं आपको बता दूं एक्साइटेड स्टेट कैसी स्टेट होती है? अनस्टेबल। और कोई भी अपने आप को अनस्टेबल कंडीशन में रखना नहीं चाहता।
तो यानी कि आपका एटम या मैं कह सकती हूँ इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड के लिए इस एक्साइटेड स्टेट में रहता है और उसके बाद अपने आप स्वतः स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः अपने आप, इसकी नेचर है इसको वापस अपनी स्टेबल कंडीशन में आना है, तो ये वापस उस फोटोन को क्या कर देगा, इमिट करके, उस फोटोन को इमिट करके और अपनी कौन सी स्टेट के अंदर आ जाता है बच्चों, अपनी ग्राउंड स्टेट, अपनी स्टेबल स्टेट के अंदर वापस से आ जाता है। ठीक है, ये अपनी कौन सी स्टेट में आ गया, E2 अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर लौट के आ जाता है। तो ये होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन। इमिशन मतलब रेडिएशन इमिट हो रही है, जो फोटोन लेके ये कौन सी स्टेट में पहुंचा था, एक्साइटेड में, वहां पे 10⁻⁸ सेकेंड के लिए रहा और वापस अपनी कौन सी स्टेट में आ गया, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, अब देखिए इसे मैं कह सकती हूँ रेट ऑफ इमिशन। रेट ऑफ इमिशन किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है, ऑफ कोर्स सी बात है, जितने एटम एक्साइटेड स्टेट में गए उतने ही लौट के वापस आएंगे, तो नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट। लेकिन ये जो रेट ऑफ इमिशन है ना, ये डेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ तो हम रेडिएशन दे नहीं रहे बल्कि फोटोन खुद इमिट हो रहा है। तो यहाँ हम सीधे आर इमिशन इक्वल्स टू हो जाएगा, कांस्टेंट एक आ जाएगा A21 एंड ये A21 है यहाँ आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, क्योंकि ये अपने आप स्वतः हो रहा है। A21 2 इसलिए क्योंकि एक्साइटेड स्टेट से एटम कहाँ आ रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में। तो ये हो गया हमारे पास में आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारे पास में स्पॉन्टेनियस इमिशन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, याद रखिए आपको। अब हम थर्ड पढ़ने वाले हैं स्टिम्युलेटेड इमिशन, क्योंकि हमारा जो लेज़र है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टिम्युलेटेड इमिशन। मैं ये सब यहाँ से एक बार हटा देती हूँ और इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टिम्युलेटेड इमिशन। तो मैं यहाँ पे रेट ऑफ इमिशन जो है उसको लिख देती हूँ, उसके वैल्यू हो जाएगी A21 एंड 2 इक्वेशन नंबर 2। तो स्टिम्युलेटेड इमिशन में क्या होता है अब हम देखते हैं। देखिए होता क्या है, मान लीजिए हमारा जो एटम है ना वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, अभी भी हमारा एटम एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में नहीं है, एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है और कोई फोटोन आया। ठीक है, जो ये फोटोन आ रहा है, ये फोटोन अब हमारे एटम से स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन कौन सी स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। यानी कि हमारा एटम कहाँ प्रेजेंट है, एक्साइटेड स्टेट में, और कोई इंसिडेंट फोटोन या इंसिडेंट रेडिएशन आई और उसने स्ट्राइक करी हमारे एटम से इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। तो क्या होगा, जरूरी नहीं है कि ये फोटोन जो है वो इस एटम के थ्रू एब्सॉर्ब ही हो, बल्कि जो ये हमारा फोटोन है ये इस एटम को इंड्यूस कर सकता है टू इमिट अ न्यू फोटोन। इसका मतलब ये है कि जो फोटोन है जो इस एटम से, जो कि एटम कौन सी स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में, इसे जब स्ट्राइक कर रहा है तो स्ट्राइक करने के बाद ये फोटोन इस एटम के थ्रू जरूरी नहीं एब्सॉर्ब हो, बल्कि ये फोटोन जो है वो इस एटम को इंड्यूस करता है एक नया फोटोन इमिट करने के लिए, अलॉन्ग विद जो इसका खुद का इंसिडेंट फोटोन है उसके साथ। यानी ये अपना ये एटम जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये ग्राउंड स्टेट में आने पर अपना फोटोन जो स्पॉन्टेनियस इमिशन वाला फोटोन है वो तो इमिट करेगा ही करेगा, साथ में ये फोटोन जो इससे स्ट्राइक हुआ है इस फोटोन को भी क्या करेगा, इमिट करेगा। और ये जो दोनों फोटोन है इनका जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा, 0, और फेज डिफरेंस 0 है तो ये आपस में दोनों कैसे हो जाएंगे, कोहेरेंट। और जब ये दोनों आपस में कोहेरेंट हो जाएंगे तो यानी कि कौन सी बीम आ जाएगी, लेजर बीम। तो इसी वजह से जो हमारी लेजर लाइट होती है वो स्टिम्युलेट इमिशन प्रिंसिपल पे वर्क करती है। मतलब ये जो दोनों फोटोन है, एक फोटोन तो कौन सा है जो स्पॉन्टेनियस इमिशन से इमिट होना ही था,
ओके जब एटम अपनी एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इमिशन होना ही था, तो यानी एक फोटोन तो स्पॉन्टेनियस इमिशन वाला और दूसरा फोटोन, ये जो फोटोन यहाँ पे स्ट्राइक हुआ है इसने इस एटम को इंड्यूस किया एक नया फोटोन और इमिट करने के लिए, और ये दोनों फोटोन जो है वो सेम फेज के अंदर है, हाईली कोहेरेंट हो गए, और ये लेजर लाइट हमारे पास भी इसी प्रिंसिपल पे, स्टिमुलेटेड प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ये स्टिमुलेटेड इमिशन होता है। तो ये तो कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट, और ये कौन सी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो स्टिमुलेट इमिशन की रेट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, तो आर स्टिमुलेटेड इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट, यानी एक्साइटेड स्टेट में जितने एटम प्रेजेंट हो जाएंगे। साथ में देखिए किस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि यहाँ पे एक फोटोन आ रहा है जो इस एटम से स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है। एक और चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर ये फोटोन एब्सॉर्ब कर लेता ना ये एटम, तो ये और दूसरे एनर्जी लेवल पे चला जाता, पर इसने इस फोटोन को एब्सॉर्ब नहीं किया, इसने इस फोटोन से, ये फोटोन इससे सिर्फ स्ट्राइक हुआ है और इस फोटोन ने इसको इंड्यूस किया है टू इमिट अ न्यू फोटोन, ठीक है। तो यानी कि किस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो हमारे पास में फोटोन है, ये जो रेडिएशन है, इसकी डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है स्टिमुलेटेड इमिशन। तो आर स्टिमुलेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, आर इज इक्वल्स टू हमारे पास में B21 N2 रो, और ये B21 हमारे पास में फॉर एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट से एटम कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में, तो ये अगेन आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर किसके लिए हो जाएगा, स्टिम्युलेटेड इमिशन, ठीक है। तो इसे आप लोग यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद ये सब मैं हटाने वाली हूँ क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसमें जो समझने वाली चीज़ थी स्टिमुलेट इमिशन, आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास में एक जैसी फेज में, यानी विदाउट फेज डिफरेंस, एक जैसी फेज के दो फोटोन यहाँ एक साथ इमिट होते हैं और इसे कहा जाता है स्टिमुलेटेड इमिशन। लेकिन फिलहाल अब हमारा टॉपिक है, अब हम डिटरमाइन करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट। तो अभी हमने 3 यहाँ पे कोफिशिएंट आइंस्टीन के पढ़े थे, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले आर एब्जॉर्प्शन इक्वल्स टू हमारे पास में हो गया था, आप बताइए क्या था, B12 N1 रो, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आर स्पॉन्टेनियस हमारे पास में हो गया था A21 N2 इक्वेशन 2, और इसके बाद आर स्टिम्युलेटेड हो गया था B21 N2 रो, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। आगे हम चलते हैं एट थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, देखिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इमिशन। मैं कहूंगी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इमिशन। क्या मतलब है, मतलब यही है जितने एटम ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएंगे फोटोन लेके, एक्साइटेड स्टेट में, उतने ही एटम वापस लौट के कहाँ आएंगे, ग्राउंड स्टेट में, चाहे वो स्टिमुलेटेड इमिशन से लौट के आए या स्पॉन्टेनियस से, लेकिन आएंगे तो उतने ही। यानी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इमिशन। हम यहाँ लिख लेते हैं एब्जॉर्प्शन की रेट B12 N1 रो इज इक्वल्स टू A21 N2 प्लस B21 N2 रो, ठीक है। इसको मैं इधर ले आती हूँ, तो B12 N1 रो माइनस B21 N2 रो इज इक्वल्स टू A21 N2, ठीक है। रो में कॉमन ले लूँ, प्योर मैथ चल रही है, आप लोगों को आती भी है, B12 N1 माइनस B21 N2 और इक्वल्स टू A21 N2, ठीक है। तो रो इज इक्वल्स टू हो गया A21 N2 अपॉन
B12N1 माइनस B21N2। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम क्या कर सकते हैं, मैं इस B21N2 को कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल्स टू A21। आप साथ के साथ प्लीज इसको करते जाइए, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल प्योर मैथ्स चल रही है। B21N2, ये N2 तो हमारे पास में पूरा N2, और ये हो गया हमारे पास में B12N1 अपॉन B21N2 माइनस 1। आप देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने इसको बाहर कॉमन ले लिया तो इस तरीके से अपनी इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब आगे N2 से N2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो रो इज इक्वल्स टू A21 अपॉन B21 अपॉन ये हमारे पास में हो गया B21, और यहाँ पे सॉरी B21 तो हम लिख चुके हैं, और ये हो गया B12N1 माइनस B21N2 माइनस 1। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास में रो यानी जो रेडिएशन है उनकी डेंसिटी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिटरमाइन होके आ गई। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ? क्या था हमारे पास में n इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस e अपॉन kt। यहाँ पे n नंबर ऑफ एटम इन डिफरेंट एनर्जी लेवल, एंड नॉट नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। ई हमारे पास में जो एनर्जी लेवल है उसकी बात हो रही है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और की टी हमारे पास में टेम्परेचर। ठीक है, इन केल्विन। अब फॉर अगर हम बात करें फॉर इवन एनर्जी लेवल, अगर हम बात करें फॉर इवन एनर्जी लेवल, E1 की बात करें तो N1 इक्वल्स टू N नॉट e टू द पावर माइनस E1 अपॉन kt, और N2 के लिए हो जाएगा N नॉट e टू द पावर माइनस E2 अपॉन kt। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं इसको अगर आगे सॉल्व करूं तो N1 अपॉन N2, N नॉट से N नॉट कैंसिल, e टू द पावर माइनस नहीं, मैं E2 को ऊपर ले जाती हूँ। जब E2 ऊपर जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, E2 प्लस E1, E2 माइनस E1 अपॉन kt, और E2 माइनस E1 को मैं लिख सकती हूँ h न्यू, क्योंकि दो एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, ऑब्वियस सी बात है, दो एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस है वो फोटोन की एनर्जी के इक्वल होता है। तो इस वैल्यू को अब मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, तो ये हमारे पास में हो जाएगा N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू e टू द पावर h न्यू अपॉन kt। आपको समझ में आ गया होगा। और इस N1 अपॉन N2 की वैल्यू को मैं पुट कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 4 में, तो मैं इसे नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 5, और यहाँ हम कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल्स टू A21 अपॉन B21 अपॉन B12 अपॉन B21, N1 अपॉन N2 की वैल्यू h न्यू अपॉन kt माइनस 1। इसे मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 6 नाउ। ठीक है, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के हम रो की वैल्यू लेके आ गए, लेकिन इसी तरीके से हमारे पास में एक और लॉ यहाँ पे हम लगाएंगे जिसे कहते हैं प्लान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और वो लॉ होता है रो इक्वल्स टू 8 पाई h न्यू क्यू अपॉन c क्यू, उसके बाद e टू द पावर h न्यू अपॉन kt माइनस 1। देखिए आपको ये ध्यान रखना है, 8 पाई h c क्यूब ये सब यहाँ पे कांस्टेंट है, न्यू क्यूब ये हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है, और e टू द पावर h न्यू अपॉन kt माइनस 1, क्योंकि हमें इसको इससे कट करना है, तो आप याद रखिएगा कि ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। मैं आपको याद करने का तरीका सिर्फ बता रही हूँ, सब कुछ कांस्टेंट है, ये हमें कट करना है तो लाना है, और न्यू क्यूब। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 7, और अगर हम करें इसे मैं यहाँ से एक बार हटा देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ डिस्ट्रीब्यूशन
लॉ। अब हम करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वल कर दूं तो A21 अपॉन B21 अपॉन B12 अपॉन B21 e टू द पावर h न्यू अपॉन kt माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8 पाई h न्यू क्यू अपॉन c क्यूब e टू द पावर h न्यू अपॉन kt माइनस 1। इससे ये कैंसिल आउट हो गया है, तो हमें क्या मिल जाएगा, A21 अपॉन B21 अपॉन B12 अपॉन B21 इज इक्वल्स टू 8 पाई h न्यू क्यू अपॉन c क्यू। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हम रिलेशन डिटरमाइन कर रहे हैं बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट। तो देखिए मैं ये कह सकती हूँ B12 इज इक्वल्स टू B21। बताइए क्यों? मैं बताती हूँ आपको कैसे। ये हमारे पास में जो एटम ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, वो फोटोन एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंच रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में, और वही एटम एक्साइटेड स्टेट से वापस कहाँ पे आ रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में। यानी कि आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिम्युलेटेड इमिशन। ठीक है, क्योंकि जो एटम वहां पहुंच रहे हैं वही एटम वापस कहाँ आ रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में। यानी B12 अपॉन B21 इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास में क्या हो गया, 1। और अगर मैं बात करूं, ये जो हमारे पास में सेकेंड रिलेशन है, स्पॉन्टेनियस कोफिशिएंट, आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, यानी A21 अपॉन B21 इज इक्वल्स टू 8 पाई h न्यू क्यू अपॉन c क्यू। और क्योंकि ये सब यहाँ पे क्या है हमारे पास में कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं A21 अपॉन B21 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यू। तो इसका मतलब आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन अपॉन आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिम्युलेटेड इमिशन जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप आइंस्टीन कोफिशिएंट के बीच में फाइंड आउट होके आ जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आरटीयू में, आप इसे नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।